चलो अच्छा हुआ। आखिर इतने दिनों के अलगाव के बाद आज हम दोनों का तलाक हो ही गया। दीप्ति ने कोर्ट से बाहर आते हुए मनोज से कहा, जो अभी मात्र आधे घंटे पहले डिवोर्स पेपर पर एक साइन करने के साथ उसका एक्स हस्बैंड बन गया था। हाँ, तुम्हारी परम इच्छा आज पूरी हो गई। अब तो खुश हो ना? उसमें भी कोई डाउट है क्या? तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से पीछा तो छूटा। अब मैं शांति से जी पाऊंगी, कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। दीप्ति ने एक नज़र मनोज पर डालते हुए कहा, ठीक है, तुम खुश रहो, पर जाने से पहले एक बार घर चलकर सबसे मिल लो। उसके बाद अपने मायके चली जाना। वैसे भी माँ के पास जाकर क्या करोगी? माँ तो वैसे भी हर समय सोती रहती है। ठीक है, चलो आज आखिरी बार घर तो चल ही सकती हूँ, तो चलो ना। गरिमा और यश भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे यश और गरिमा तो मुझसे कल ही मिलकर गए हैं, पर ठीक है, तुम कहते हो तो चलते हैं। फिर मनोज ने अपनी गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोला और दीप्ति के बैठने के बाद बंद कर दिया। घर तक का रास्ता मौन में कटा। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में गुम थे। मनोज से तलाक लेकर दीप्ति बेहद राहत का अनुभव कर रही थी। बेपनाह सुकून का एहसास हो रहा था उसे। उसे मनोज की दिन रात की किचकिच के बिना जिंदगी का एक एक पल सुकून से बिताने के आभास से हल्का महसूस हो रहा था। वहीं मनोज को एक अजीब सा खालीपन का अनुभव हो रहा था। दीप्ति पिछले 20 सालों से उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत अटूट हिस्सा थी। वह सोच रहा था उसके बिना उसकी जिंदगी पहले जैसी खुशनुमा नहीं रहेगी। उफ, यह क्या से क्या हो गया? जिंदगी अच्छी भली चल रही थी, यह तलाक की आफत उनके बीच ना जाने कहां से आ गई। उसने डूबते हृदय से सोचा कि तभी उसका घर आ गया। आ गए पापा, डिवोर्स हो गया? गरिमा ने उससे पूछा। हाँ बेटा, हो गया। तभी पापा के पीछे पीछे माँ को आते देख वह खुशी से कह उठी, अरे वाह, मम्मी भी आई है, और माँ के गले लग गई। तभी मनोज की माँ अपने कमरे से निकलकर आई और उन्होंने पाँव छूती बहू को अपने हृदय से लगा लिया। जीती रह बेटा, सदा सुहागन। आगे के शब्द उनके गले में ही अटक कर रह गए। शायद उन्हें ख्याल आ गया कि अब उसे यह आशीर्वाद देना बेमानी था। चल दीप्ति, हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। अरे माँ, आप अकेले अकेले क्या क्या करेंगी? चलिए मैं भी आती हूँ किचन में। अरे तू एसी में जाकर बैठ बच्चों के पास, इतनी धूप में बाहर से आई है। अरे नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप जाकर बैठिए एसी में, मैं लगाती हूँ ना खाना। सिर्फ मनोज से रिश्ता टूटा है, आप लोगों से नहीं। चलिए आप बाहर जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। चलिए चलिए जाइए ना। डिवोर्स के बाद उसे यूं घर के कामों में लगाने में माँ की हिचकिचाहट भांप कर दीप्ति ने माँ को कंधों से पकड़कर रसोई से बाहर लगभग धकेला और खुद रसोई में घुस गई। फिर सबने साथ साथ खाना खाया। दीप्ति के मन में निरंतर ख्यालों की श्रृंखला चल रही थी। वह सोच रही थी अब वह अपनी माँ के छोटे से आशियाने में उनके साथ एक शांत सहज जीवन जिएगी, अपनी रचनात्मक को पंख देगी। ईश्वर ने उसे अद्भुत लेखन कौशल से नवाजा है। उसका सदुपयोग करते हुए दिन रात नई नई सार्थक रचनाएं लिखेगी। मनोज के साथ उसके दिन रात की क्लेश कलह से उसका मन मस्तिष्क मानो कुंद हो जाता था। लेखन में उसका बेस्ट नहीं आ पाता था। वह सोचने लगी, मनोज से अलगाव की अवधि में उसने एक लघु उपन्यास पूरा करके अमेज़न पर प्रकाशित करवाया था। उसके बेटे बेटी और कुछ अभिन्न मित्र जो उसके बेस्ट आलोचक थे, उनकी राय में वह उसके लेखन की सर्वश्रेष्ठ बानगी थी। जिसने भी यह उपन्यास पढ़ा वाह वाह कर उठा था। यह मनोज से अलगाव की अवधि में ही संभव हो पाया था। एक मृत प्राय विवाहित जीवन के बोझ तले उसकी रचनात्मक भी मानो भोथरी हो बैठी थी। तलाक के बाद अब वह अपनी पूरी क्षमता से उसे धार देगी, अपना बेस्ट लिखेगी कि तभी गरिमा उससे पूछ बैठी, माँ अब आगे का क्या इरादा है आपका? बेटा बहुत काम करने हैं। वह लघु उपन्यास अच्छा चल रहा है अमेज़न पर,
सोशल मीडिया पर उसकी पब्लिसिटी और तेज करनी है। ओह वाओ, एक्सीलेंट मम्मा, ठीक कह रही हैं आप, अपनी पब्लिसिटी जारी रखिए, शायद बेस्ट सेलर बन ही जाए। हाँ, उसकी बिक्री अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मेरे विचार से थोड़ी और पब्लिसिटी करूं तो शायद बिक्री जोर पकड़ जाए। इसके अलावा एक कहानी संग्रह छपवाना है, स्क्रिप्ट लगभग तैयार है, बस फाइनल एडिटिंग कर प्रकाशक के यहाँ भेजना है। बढ़िया, एक्सलेंट मम्मा, ऑल द बेस्ट। चलो अब आप पापा के साथ चेस खेल लो। पापा आपके साथ चेस के खेल को बेहद मिस करते हैं। कल मैंने कहा कि मेरे साथ खेल ले तो मुझे मना कर दिया। बोले मुझे दीप्ति के साथ खेलने में ही मज़ा आता है। दीप्ति और मनोज चेस खेलने लगे। मनोज दीप्ति के साथ तलाक को लेकर किसी भी तरह से खुश नहीं था। उसका ध्यान बार बार खेल से भटक रहा था और दीप्ति ने देखते देखते उसे मात दे दी और उत्तेजित हो चिल्लाई, लो मनोज, मैंने तुम्हें हरा दिया। आज तुम ठीक से नहीं खेले, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अरे मैडम, इस खेल को छोड़ो, आपने तो मुझे जिंदगी के गेम में ज़बरदस्त मात दे दी। दीप्ति ने मनोज के इस वार का कोई जवाब नहीं दिया और चुप रही। खेल खत्म होते ही दीप्ति अपने मायके वापस चली आई। माँ के घर पहुँच कपड़े बदल उसने माँ के कमरे में झांका। वह हमेशा की तरह सो रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। सुदूर कनाडा में रहने वाले, उससे उम्र में लगभग 10-12 साल बड़ी उसकी एक कज़न गीता का फ़ोन था। दीप्ति, मनोज जी के क्या हालचाल है? तुम दोनों कभी कनाडा का प्रोग्राम बनाओ ना, सालों हो गए तुम्हें और मनोज को देखे। मेरा तलाक हो गया है मनोज से, अब मैं भी अकेली ही कनाडा आऊँगी। क्या तलाक? होश में तो हो? शादी के इतने सालों बाद तलाक, यह क्या बेवकूफ़ी है दीप्ति। मैं तो तुम दोनों को आइडियल कपल मानती थी। बहुत शॉकिंग न्यूज़ सुनाई तुमने। मनोज जैसे लगते हैं वैसे है नहीं गीता दी, लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी आपको। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों में तलाक होगा। अब अकेली कैसे रहोगी दीप्ति? बिना पति के सहारे जिंदगी अकेले काटना कोई हंसी मजाक नहीं। ओह दी, ये क्या दकियानुसी बातें कर रही हैं आप। हम दोनों का रिश्ता बेहद घुटन भरा हो चला था। मैं मनोज के साथ खुलकर सांस तक नहीं ले पा रही थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी के सहारे की मोहताज नहीं हूँ। जिंदगी के इस मुकाम पर अब अपने दम पर, अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। पिछले कुछ सालों से मनोज की दादागिरी और कलह हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसकी तानाशाही और क्लेश से मेरी रातों की नींद उड़ने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। तो बताइए मैं कितना सहती। नहीं नहीं दीप्ति, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि जब मर्जी उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखती। ठीक है दी, अभी फ़ोन रखती हूँ, कभी मिलूंगी तो आपको डिटेल में सारी बातें बताऊंगी। ओके दीप्ति, बाय बाय गीता दी, टेक केयर। गीता से बातें कर दीप्ति कुछ परेशान सी हो गई। उनकी बातों ने उसके शांत मन समुंदर में हलचल मचा दी। उसके मन में दुविधा होने लगी। उसे अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। क्या मनोज से तलाक लेने का उसका फैसला सही था? तभी उसने अपनी निगेटिव सोच को विराम दिया, अपने आप से यह कहते हुए कि तूने कुछ गलत नहीं किया दीप्ति। तूने मनोज के साथ अपना रिश्ता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके साथ अपने रिश्ते को तूने हमेशा अपना 100% दिया। मनोज ही तुझे वह प्यार, मान और इज्जत नहीं दे पाया जिसकी तू असल में हकदार थी। तूने उससे क्या चाहा था? बस अपने लिए थोड़ा सा स्पेस और उसकी निगाहों में अपनी अस्मिता की कद्र और इज्जत। यह एक पत्नी का जायज़ हक है और जिस रिश्ते में परवाह और सम्मान ना हो, ऐसे रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। इतना मत सोच दीप्ति, तूने उससे तलाक लेकर कुछ गलत नहीं किया। यह तलाक उसने अपनी और बच्चों की मर्जी से लिया था, लेकिन फिर भी अंतर मन के कोने में एक फांस रह रहकर उसे दंश दे रही थी।
शायद उसका संस्कार भीरू और परंपरावादी मन पति से स्वेच्छा से रिश्ता तोड़ने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। वह अस्पष्टता से कुछ सोच नहीं पा रही थी। वह अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई। कब बीते दिनों की स्मृतियां उसके हृदय पटल पर दस्तक देने लगी, उसे तनिक भी भान नहीं हुआ। आज से 25 साल पहले मनोज के साथ वैवाहिक बंधन में बंध वह मानो 7वें आसमान में पहुंच गई थी। पहले साल में मनोज उसके सपनों का शहजादा हर मायने में एक आदर्श पति साबित हुआ था। मुंह से बात निकलती नहीं कि झट से पूरी कर देता था। शुरू शुरू में उसका बड़बोला बात बात पर उन मुक्त ठहाके लगाने वाला स्वभाव उसे बेहद पसंद आया था। वह एक मितभाषी, शांत, अपने आप में सिमटी रहने वाली युवती थी। शादी से पहले हमेशा अपनी सहेलियों से कहा करती, मुझे तो बातूनी और मजाकिया स्वभाव के लड़के पसंद आते हैं, जो जिंदगी का हर पल हंसते मुस्कुराते बिताते हैं। मैं तो अपनी तरह किसी चुप्पे गंभीर स्वभाव के लड़के से शादी हरगिज नहीं करूंगी। मेरी तरह वह भी कम बोलने वाला हुआ तो एक दूसरे की शक्ल देखते हुए जिंदगी झंड हो जाएगी। मनोज के साथ पहली ही मुलाकात में वह उसके परिहास प्रिय बहुभाषी स्वभाव की कायल हो उठी। उसका हर बात को मजाक का पुट देने का स्वभाव उसे बेहद रास आया था। किशोरावस्था से जैसे हंसमुख स्वभाव के पति की छवि उसने अपने मन में बसा रखी थी, वह बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन जीवन के 30 बसंत देखी दीप्ति को इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कई बार इंसानी फितरत पर भी सोने से चमकने वाला मुलमा चढ़ा होता है, जो होता पीतल है पर खांटी सोने की चमक का आभास देता है। वक्त के साथ मनोज की शख्सियत पर चढ़ा मुलमा अपनी चटक चमक को खो बैठा और दीप्ति को एहसास हुआ कि मनोज वास्तव में वह नहीं जो उसने सोचा था। वक्त के साथ पति के असली स्वभाव का परिचय पाकर वह बेहद निराश हुई। कदम कदम पर पति के मनमौजी और उस श्रृंखला स्वभाव को देख वह तिल तिल मरती। ऊपर से खुश मिजाजी का आभास देते उसके व्यक्तित्व में तनिक भी जिंदगी नहीं थी, बल्कि गहरा छिछोरापन था। मनोज महिलाओं की उपस्थिति में अपना संतुलन खो बैठते, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बन बन कर बोलते, सस्ते स्तरहीन मजाक करते, घटिया भाषा का इस्तेमाल करते। हर बार किसी भी महिला की उपस्थिति में पति की ओछी हरकतों को देख वह धुआं धुआं होती, खून के आंसू रोती। किसी भी बात में उसकी अनिच्छा इच्छा का तनिक ध्यान नहीं रखते, हर बात में अपनी चलाते, उसे हरदम अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहते। घर बाहर हर जगह अपना निर्णय उस पर थोपने की कोशिश करते। पति के साथ उसके बेमजा जिंदगी पर घर गृहस्थी, बच्चे और यूनिवर्सिटी की आपाधापी में कटने लगी। समाज की नज़रों में वे आदर्श दंपति थे, लेकिन मन से कोसों दूर। दिन ब दिन उनके बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा था। पति के बेमेल स्वभाव से उपजे खालीपन की भरपाई के लिए उसने अपने आप को अपने काम में डुबो डाला। विवाह से पहले ही वह अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर चुकी थी। अब स्थानीय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। वह एक लेखिका भी थी, बेहद भावुक और संवेदनशील। जब भी पति के मनमौजी निरंकुश स्वभाव से आहत होती, उसकी छत विछत आहत भावनाएं कविताओं और कहानियों में उसके दर्द की इबारत लिखती। विवाह के बाद के पहले कुछ वर्ष पूरी तरह से अपनी यूनिवर्सिटी की नौकरी और बच्चों की देखभाल में बीते। बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी उस पर निर्भरता घटने लगी। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया, हॉबी, फोन फ्रेंड्स के बाद युवा होते बच्चों के पास पेरेंट्स को देने के लिए समय ही कहाँ होता है। उन्हीं दिनों उसके पास कुछ दूरस्थ यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसरशिप के प्रस्ताव आए। अपने शांत एकरस जीवन में कुछ खुशनुमा बदलाव की चाह में उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। उसके घर की व्यवस्था की धुरी उसकी सांस थी। 2 सहायिकाओं के साथ उन्होंने अपने बेटे की गृहस्थी की व्यवस्था इतनी कुशलता से संभाली हुई थी कि उसके लिए दीप्ति को कोई खास समय नहीं देना पड़ता।
अब उन 2 दिन यूनिवर्सिटी की विजिटिंग प्रोफेसर होने के नाते हर माह उसके 10 से 12 दिन घर से बाहर सुदूर शहरों में बीतने लगे। उसका कल्पनाशील साहित्य अनुरागी मन इन यात्राओं से बेहद खुश रहने लगा। नई जगहों के नूतन परिवेश में उसे अपने साहित्य सृजन के लिए भरपूर मसाला मिलता। वह अपनी उन यात्राओं को बेहद एंजॉय करने लगी। बाहर की यूनिवर्सिटी में दिन भर में उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर रोजाना होते। सुदूर शहरों की इन यात्राओं ने उसकी एकरस जिंदगी में नूतन रंग भर दिए। वह बड़ी अधीरता से अपनी इन ट्रिप्स की प्रतीक्षा करती। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि ना जाने उस बार मनोज को क्या हुआ। वह उसकी विजिटिंग जॉब को लेकर उससे बिन बात उलझ बैठा। दीप्ति, यह हर महीने कभी उड़ीसा, कभी असम तो कभी तमिलनाडु जाने का क्या फंदा पाल लिया है तुमने? अरे अच्छी खासी यूनिवर्सिटी की नौकरी है तुम्हारी, अच्छे पैसे पीट रही हो, तो फिर बिना बात हर महीने 10-12 दिनों के लिए घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? मनोज, यह आप क्या कह रहे हैं? अपनी घर गृहस्थी तो ठीक ठाक चल ही रही है। माँ जी सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर ही रही है। बच्चों को भी अब मेरी कोई खास ज़रूरत नहीं रही। दोनों सुबह के घर से निकले, शाम को घर में घुसते हैं। दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। एकाध साल में दोनों बच्चे अपनी अपनी नौकरी पर बाहर चले जाएंगे। मैंने यह विजिटिंग प्रोफेसरशिप इसीलिए तो ली है कि कल को जब दोनों बच्चे हमसे दूर चले जाएंगे तो मुझे खालीपन ना लगे। नई नई यूनिवर्सिटी जाना, उनके अलग अलग परिवेश, अलग अलग कल्चर, नए नए लोगों से मिलना, उनसे विचारों का एक्सचेंज करना, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही नई नई जगह घूमने और देखने को मिलती है। और सबसे अहम बात, मैं अपनी ये ट्रिप्स बेहद इंजॉय करती हूँ। कभी आप भी चलिए ना मेरे साथ इन ट्रिप्स पर मनोज। फिर इन टूर्स के दौरान मैं कितना कुछ बढ़िया लिख पाती हूँ। इसी लेखन से साहित्य की दुनिया में मुझे अपनी पहचान मिली है। यह घूमना फिरना तुम्हें ही मुबारक हो मैडम। तुम्हें मुंह उठाकर घूमने के लिए बहुत हो जो मुझे और साथ में टांगोगी। अपनी घर गृहस्थी संभाली नहीं जाती, रोज रोज नए नए चोंचले जान को लगा लेती हो। मनोज ऐसा तो मत कहिए। मुझे जो अच्छा लगता है क्या मुझे वह करने का अधिकार नहीं है? अब आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें आईना दिखाना अन्याय हो गया? मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुम कर रही हो। अपनी घर गृहस्थी, पति और बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दर दर की खाक छाड़ना कितना सही है, जरा मैं भी तो सुनूं। मनोज ने बेहद तल्ख स्वरों में उसे उलाहना दिया। आपके इन तानों को सुनकर मैं इन ट्रिप्स पर जाना बंद कर दूंगी, यह आपकी गलत फहमी है। यह मेरी जॉब का एक हिस्सा है जिसे मैं बेहद पसंद करती हूँ। इस बार उसने भी अपना आपा खोते हुए तनिक गुस्से से जवाब दिया। इस पर मनोज ने बेहद गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैडम आपको अपनी गृहस्थी छोड़कर दर दर की खाक छाड़ना इतना ही पसंद है तो इस घर में रहने की ज़रूरत ही क्या है आपको? अच्छी तरह से चल ही रहा है सब कुछ। हद है, बस अपना ही सोचना, यह नहीं सोचना कि माँ की उम्र बढ़ रही है तो उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन इतना सोचे कौन? आपको अपनी कविता, कहानियों, सैर सपाटों से फुर्सत मिले तब तो आप यह सब सोचे। यह कहते हुए मनोज अपने हाथ की फाइल वहां टेबल पर अत्यधिक गुस्से में पटकते हुए, क्रोध में फुंकारते हुए वहां से चले गए। वह हतप्रभ उन्हें बस देखती रह गई। मनोज के इन गुस्से भरे बातों को सुन दीप्ति की आंखों में आंसू उमड़ आए और वह सोचती रह गई कि क्या वह अपना मन चाहा करके कुछ गलत कर रही है? अपनी शर्तों पर जीना क्या अपराध है? तभी उसकी बेटी गरिमा कमरे में आई और उसे रोता देख बोली, क्या हुआ मम्मा? पापा आप पर क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं अपनी विजिटिंग प्रोफेसरशिप की इन ट्रिप्स को बेहद लाइक करती हूँ। बस पापा से यही कह रही थी और तेरे पापा ने मुझे इतनी जली कटी सुना दी। कह रहे थे मुझे घर से बाहर रहने का इतना ही शौक है तो मैं घर में ना रहूं। दीप्ति ने अपने आंसू पोंछते हुए बेटी से कहा, अरे मम्मा आखिर आप पापा की बातें दिल पर लेती ही क्यों हो? इतने साल पापा के साथ रहकर भी आपको उन्हें हैंडल करना नहीं आया?
पापा की तो आदत है घर में हर बात पर अशांति करना। आप तो उनकी बातें इग्नोर किया करो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दिया करो और उनकी बातों से दुखी मत हुआ करो। आप वही करो जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अपनी विजिटिंग प्रोफेसरशिप बहुत अच्छी लगती है तो उसे ज़रूर जारी रखो। अब हम दोनों अपने अपने फील्ड में सेट हैं। एक आध साल में हम दोनों ही अपनी अपनी नौकरी पर चले जाएंगे। आप अपनी यह विजिटिंग प्रोफेसरशिप रिटायरमेंट के बाद भी चालू रख सकती हो। इसमें आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही, इसके लिए आपको एप्रिसिएशन ही मिल रहा है। पापा की बातें सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना उनकी वजह से दुखी होने की ज़रूरत है आपको। गरिमा की बातें सुनकर उसे बेहद तसल्ली हुई। मनोज के आरोपों से मन में उपजा संशय और अपराध भाव बहुत हद तक धूल पूछ गया। वह उसे देखकर मुस्कुरा दी। क्या मम्मा, आप मेरी स्ट्रांग मम्मा हो। पापा की इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। चलो अब तनिक स्माइल कर दो। और दीप्ति उसे देखकर आंसुओं के बीच मुस्कुरा दी और उसने लाड से बेटी को गले लगा लिया। तभी वह बुदबुदाई, ये पापा भी ना, आप बहुत रौब झाड़ते हैं। उन्हें तो मैं ठीक करती हूँ अभी। उस दिन गरिमा ने मनोज को ना जाने क्या कह दिया कि रात को मनोज दीप्ति पर फिर से बिगड़े। अब तुमने बच्चों को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो दीप्ति। अपनी गलती मानने के बजाय उल्टे मुझे दोषी ठहरा रही हो। उनका अति क्रोध से विकृत चेहरा देख दीप्ति चुप ही रही। उस दिन के बाद से वह उससे बेहद खींचे खींचे रहने लगे थे। उन्होंने उससे सीधे मुंह बात तक करना बंद कर दिया था। जब भी बोलते कड़वा ही बोलते। एक बार फिर दीप्ति के असम ट्रिप पर जाने का समय नज़दीक आ रहा था। दीप्ति को अगले ही दिन गुवाहाटी के लिए रवाना होना था कि उसे अपनी यात्रा के लिए सूटकेस पैक करते देख मनोज ने उससे बेहद कसैली टोन में कहा, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया ना, फिर से जा रही हो इस बार। मैंने तुम्हें अपने ये विजिट बंद करने के लिए कहा था ना। फिर भी मनोज ने उसे भयंकर गुस्से से देखा, लेकिन इस बार वह तनिक भी नहीं डरी और उनकी आंखों में सीधे देखती हुई उनसे अपनी मन की बात कह दी। मनोज, यूं बात बात पर मुझे जलील करना छोड़ दो तो हम सब के लिए ठीक रहेगा। मैं अपनी इन ट्रिप्स पर जाना हरगिज बंद नहीं करूंगी। इन टूर्स पर जाने से घर गृहस्थी, तुम या बच्चे कोई भी प्रभावित नहीं होता। माँ जी अपने काम वाली बाई मनिया और कामकली के साथ बहुत अच्छी तरह से घर को संभाले हुई है। फिर उन्हें तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, काम तो ये दोनों ही करती है ना। माँ जी को तो बस उन्हें गाइड करना होता है। बच्चे भी अब इतने छोटे नहीं रहे कि उन्हें मेरी ज़रूरत हो। वह खुद कह रहे हैं कि मुझे अपनी यह विजिटिंग प्रोफेसरशिप इतनी पसंद है तो मुझे यह चालू रखना चाहिए। कल को रिटायर होने के बाद इसकी वजह से मैं एक्टिव तो रहूँगी। यह क्यों नहीं सोचते तुम? मैं यह प्रोफेसरशिप मरते दम तक चालू रखूंगी। तुम मुझे इसे बंद करने के लिए मजबूर हरगिज नहीं कर सकते। राइटिंग और ट्रैवलिंग मेरा फैशन है, इनमें मेरी जान बसती है। मुझे अपने पैशन को पूरा करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, तुम भी नहीं। यह तुम कान खोलकर सुन लो। दीप्ति के इतना कहते ही मनोज को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने क्रोधावेग में एक जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया। तभी शायद उन दोनों की तेज आवाज़ सुनकर गरिमा और यश दोनों अचानक कमरे में घुसे। दोनों ने ही पिता को माँ पर हाथ उठाते देख लिया था, पर वे दोनों भागकर माँ के पास आए। दोनों को देखकर मनोज कुछ झेप से गए और तेज कदमों से कमरे से बाहर चले गए। दीप्ति जड़वत खड़ी रह गई। पति से थप्पड़ खाकर वह अपने गाल सहलाते हुए जोरों से बिलख पड़ी। उसे यूं बिलखता देख गरिमा अत्यंत आवेश में चिल्लाई, मम्मा, आप यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? पापा ने आपको मारा, दिस इज इनटॉलरेबल। लेकिन माँ को परस्पर प्रतिमा से निश्चल खड़े देख उसने उन्हें झिझोड़ते हुए कहा, मम्मा, आपको पापा से तलाक ले लेना चाहिए। आपको पापा से हर हालत में डिवोर्स ले लेना चाहिए। बस बहुत हुआ, हर समय आप पर धौंस जमाते हैं। पापा अपने आप को समझते क्या है? उनके मन की नहीं होगी तो वह आपको मारेंगे। आजकल पापा आपको बहुत टॉर्चर करने लगे हैं।
आप चुप रहकर उन्हें बढ़ावा देती हो। मैं आज ही लॉयर अंकल से बात करती हूँ। यह कहते हुए उसने एक घनिष्ठ फैमिली फ्रेंड लॉयर को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि दीप्ति ने झपेटकर उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गई? घर की बात बाहर उछालेगी? अरे मम्मी, पापा ने आपके साथ सलूक ही ऐसा किया है कि बात बाहर तक जाएगी ही। मम्मा, मुझे मेरा फ़ोन दो। अभी तू आपे में नहीं है, गुस्से में होश खो बैठी है। पागल हुई है क्या? अब इस उम्र में तलाक? नहीं मम्मा, तलाक का उम्र से कोई वास्ता नहीं। इसका वास्ता है इस रिश्ते में आपके सहने से, आपके दर्द से। पापा आपको डिज़र्व ही नहीं करते। आप इतनी जेंटल, केयरिंग, स्वीट और ग्रेसफुल हो। पापा आपसे बिल्कुल उलट है। आई डिसलाइक पापा सो मच। यह कहते हुए वह दीप्ति के गले लगकर आंसू बहाने लगी। वह भी उसके साथ आंसुओं में डूब गई। उस मुश्किल समय में जब मनोज ने उसे थप्पड़ जड़कर उसके वजूद को चुनौती दी थी, उसकी अस्मिता पर प्रहार किया था, उसके दोनों बच्चे उसके साथ ढाल बनकर खड़े हो गए। उन दोनों ने उसे बार बार समझाया कि उसे इस दिन ब दिन बोझिल होती शादी से मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने उसे समझाया वे दोनों अपने अपने स्वभाव के चलते एक दूसरे के बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं और इस वजह से कभी एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह पाएंगे। उस जैसी सेंसिटिव, शालीन और गहराई वाली शख्सियत का मनोज जैसा रुक्ष, छिछले स्वभाव के असंवेदनशील इंसान के साथ जिंदगी बिताने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों बच्चों की बातें सुन दीप्ति ने भी गहन आत्मविश्लेषण किया। कई हफ्तों की मानसिक कशमकश के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि अपनी अस्मिता को दांव पर लगाकर जिंदगी मर मर कर गुजारने का कोई मतलब नहीं। उसे भी खुश रहना है, अपने मन का करना पूरा पूरा अधिकार है। अपने आत्मसम्मान की कीमत पर एक बोझिल रिश्ता कायम रखने से बेहतर है ऐसे रिश्ते से मुक्ति पा ली जाए। उसने अपने मन को बहुत खंगाला और उसके हाथ में पति की अंतहीन उपेक्षा, अवमानना, निरंकुशता और मनमानी की रूखी रेत आई। वे दोनों शादी के बंधन में बंधे हुए जरूर थे, लेकिन मन से कोसों दूर थे। उनके रिश्ते में कुछ भी तो नहीं बचा था। न केयरिंग थी, न शेयरिंग और न इज्जत और मान सम्मान। वे दोनों अपने रिश्ते को जी नहीं रहे थे, बल्कि जबरन ढो रहे थे। तो ऐसे बेमायने और बोझिल रिश्ते से मुक्त हो जाना ही सही था। आखिरकार बहुत चिंतन मनन के बाद उसने अपनी 20 बरस पुरानी शादी से मुक्त होने का निर्णय ले ही लिया। यह सोचकर कि मनोज की आई दिन की खिटपिट चकचक से दूर हो, वह एक शांत सहज जिंदगी बिता पाएगी। किसी भी तरह की जटिलता से रिक्ति उसकी शांति प्रिय शख्सियत मनोज की रोज रोज की कला और झगड़ों से परे चैन की सांस ले पाएगी, पनप पाएगी। अपनी खुली आंखों से देखा गया साहित्य सेवा का सपना साकार कर पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण था, तलाक के बाद वह बिना किसी प्रतिबंध अथवा रोक टोक के एक सहज खुशनुमा जिंदगी जी पाएगी। स्वयं से साक्षात कर पाएगी। अपने पैशन, अपने ट्रैवलिंग और राइटिंग पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। उन्हें मुक्त हृदय से जी पाएगी। और बस यही सब सोचकर उसने गरिमा और यश को मनोज के साथ अपने तलाक की कार्यवाही को अंजाम देने के लिए हरी झंडी दिखा दी। बच्चों ने पिता को समझाया कि वह मां के साथ अपने दिनों दिन मुश्किल होते रिश्तों की कैंचुली उतारकर अपेक्षाकृत स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे। एक दूसरे के विरोधाभासी स्वभाव के चलते वे दोनों कभी साथ साथ खुश नहीं रह पाएंगे, तो बेहतर है कि अलग होकर खुश रहे। आखिर जिंदगी खुशियां का ही तो दूसरा नाम है। मनोज को अपने स्तर पर दीप्ति से कोई शिकायत नहीं थी। दीप्ति एक बेहद शांत, सुलझी हुई, समझदार और सौम्य स्वभाव की शांति प्रिय इंसान थी। उसने मनोज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के हर संभव प्रयत्न किए, लेकिन मनोज के पेंचदार खुराफाती स्वभाव के चलते उसके सभी प्रयास विफल हो गए। आखिरकार बच्चों के बहुत समझाने पर वह दीप्ति को तलाक देने के लिए तैयार हो ही गया। अपने एक घनिष्ठ फैमिली लॉयर के यहाँ कुछ चक्कर, कागजी कार्यवाही और 1 साल के अलगाव के बाद दोनों का आपसी सहमति से बिना
किसी जटिलता के तलाक हो गया। दीप्ति ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हुआ। उसने मैसेज पढ़ा। मनोज से अलगाव की अवधि में लिखा उसका लघु उपन्यास बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ गया था। वह अवर्चनीय खुशी से झूम उठी। आज उसका खुली आंखों से देखा बरसों पुराना सपना पूरा हुआ। आगत भविष्य के अनगिनत खुशनुमा ख्वाब उसकी आंखों में झिलमिलाने लगे। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।